हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। अगर वो पढ़ लिख भी जाती थी तो उनकी पढ़ाई को छिपाया जाता था। जो BA MA कर चुकी होती थी उन्हें 10th पास बताया जाता था। ये सब झूठ केवल इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस समय लड़कियों की शादी होना मुश्किल हो जाता था अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिखी होती थी, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती थी। क्योंकि उनका मानना था कि जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वो घर का कामकाज नहीं करती है, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू ही चाहते थे। तो ये जाना हमने कि हम पाठ में क्या पढ़ेंगे। अब इनको स्टार्ट करने से पहले हम इनके पात्र जान लेते हैं। इनके पात्र कौन कौन है। रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं, प्रेमा उमा की माता है, रतन उनके घर का नौकर है, उमा नायिका है जिसकी शादी होगी, शंकर नायक है जिससे उमा की शादी होगी, बाबू गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है यानी कि उमा के होने वाले ससुर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस पाठ को, रीढ़ की हड्डी को। की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि लड़के वाले घर पे आने वाले हैं तो घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। बाबू रामस्वरूप और नौकर दोनों मिलकर घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। बाबू नौकर से तरह तरह के काम करवा रहे हैं कि इधर से झाड़ दो, मेज पोस्ट बिछा दो, नया चादर बिछा दो, कालीन बिछा दो और ये गुलदस्ते झाड़ दो, कुर्सियों पर भी हाथ मार दो। इस तरीके से वो कह कर नौकर से काम करा रहे हैं। तो वो नौकर से कहते हैं कि कल जो धोबी को चादर दी थी वहाँ से चादर ले आओ। तो वो जाके प्रेमा को बोल देता है नौकर कि इस तरीके से बाबूजी ने धोती मंगा रहे हैं। तो प्रेमा कहती है कि इस वक्त इन्हें धोती की सूझी हुई है और टाइम बीत रहा है। सर तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन की साहब ने मांगी है। रामस्वरूप क्यों रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने क्या कहा था और तूने क्या सुना है? धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, और तूने क्या सुना था? तेरे दिमाग में तो कुछ नहीं रहता, उल्लू कहीं का। इस तरीके से वो रतन पर चिल्लाता है। चलो कोई नहीं, अब मैं ला देती हूँ, तुम कर लेना काम। फिर प्रेमा बोलती है जरा अपनी लाडली बेटी को भी समझा लो, वो मुँह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप बोलता है मुँह फुलाए? अरे तुम तो उसकी माँ हो, तुम किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सारी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। प्रेमा कहती है कि तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके देख लिए, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा का इतना सर चढ़ाया था। मैंने तो समझाया था कि पढ़ाई लिखाई मत कराओ, मुझे तो ये सारे पढ़ाई लिखाई जंजाल लगते हैं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ, परंतु तुम नहीं माने। अब झेलो। अब तुमने जो मुझे सामान दिया था वो भी मैं उसके सामने रख आई। मैंने उसे पाउडर दिया लेकिन उसने उस पाउडर को देखा नहीं, मुँह फुलाए लेट गई। रामस्वरूप ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंटरेस्ट करा दो, लड़की अपने हाथ में तो रहती, निकलती तो ना हाथ से। रामस्वरूप कहता है कि चुप रहो तुम, अभी से तुम सारे बोले जा रहे। तुम्हें मना करा था कि गलती से भी लड़कों के सामने ये सब मुंह मत खोल देना, अभी से सारे उगले जा रही हो। तो मैं कहते अच्छा पापा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना। रामस्वरूप कहता है तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो और उसे पान लेकर नीचे भेज देना जब मैं बोलूँ। प्रेमा से पूछता है रामस्वरूप कि नाश्ता वास्ता तैयार है? प्रेमा कहते हैं हाँ नाश्ता वास्ता तो सब तैयार है, मीठा वो खाएंगे नहीं, नमकीन सब तैयार है, हाँ बस मक्खन नहीं है। रामस्वरूप को गुस्सा आता है क्या कहा मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाएगा या यहाँ काम करेगा? प्रेमा कहते हैं यहाँ काम कौन सा ज़्यादा है, मैं देख लूँगी, उसे मक्खन लाने के लिए भेज दो। वैसे भी ज़्यादा आदमी तो है नहीं, 2 ही आदमी हैं। रामस्वरूप बोले हाँ है तो 2 ही, एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का। और उमा से देखो कह देना कि वो तरीके से उनके सामने पेश आए, ज़्यादा गुस्सा वुस्सा ना करे। तो प्रेमा कहती है अच्छा तो दूसरा तो लड़का है ना? रामस्वरूप हाँ बताया था कि लड़का है दूसरा शंकर, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है,
रतन जैसे वो दरवाजे से निकलता है तो दो युवक अपने घर की ओर आते हुए दिखते हैं। वो भागकर जाता है, रामस्वरूप को बताता है कि बाबूजी कि दो व्यक्ति अपने घर की ओर आ रहे हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर देखता है तो उसे वो दोनों यानी कि बाबू गोपाल प्रसाद और शंकर आते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, तू यहीं खड़ा हुआ है, तेरे को मक्खन लाने भेजा था, तू गया क्यों नहीं? सारा गुड़ गोबर कर देगा, जल्दी जा, अंदर वाले रास्ते से निकल जा। और प्रेमा से बोलता है कि ठीक है, जल्दी जाओ, उसको तैयार कर देना। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूँगा। प्रेमा को यहाँ से भेज देता उमा के पास। रामस्वरूप फिर उनका स्वागत करता है, हाँ आइए आइए, आपका स्वागत है। फिर वो रामस्वरूप उससे बोलता है कि आपको यहाँ घर ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहता है जी नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई और वैसे भी तांगे वाले को रास्ता पता था। रामस्वरूप हाँ ये तो है, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमारे लिए तकलीफ़ की। गोपाल प्रसाद कहता है अरे साहब नहीं, हमको भी अपने लड़के की शादी तो करनी है यार, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है। इस तरीके से उन दोनों में आपस में बातचीत होती है। रामस्वरूप उनको चाय वाय नाश्ता वास्ता परोसता है, वो खाते पीते हैं, खाते खाते उनमें बात होती है। तो वो पूछते हैं लड़के से यानी कि शंकर से, रामस्वरूप पूछता है कि तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी अभी तुम चल रही हैं क्या? तो शंकर कहता है नहीं, वीकेंड पे आया था। रामस्वरूप बोलता है आपके कोर्स ख़त्म होने में साल भर रहा होगा? शंकर कहता है जी नहीं, 2 साल है। रामस्वरूप बोलता है 2 साल? तो शंकर बोलता है जी हाँ। गोपाल प्रसाद बताता है अरे हमारे लड़के की 1 साल तबीयत खराब हो गई थी, इसी कारण उसको ऐसा हुआ। हमारा ज़माना सही था, हम कितना भी खा ले हमको कुछ नहीं होता था, और आजकल के बच्चों को थोड़ा कुछ खा लो वहीं इन्हें बीमारी लग जाती है। तो इस तरीके से रामस्वरूप हाँ में लाता रहता है, यानी कि इस तरीके से उनकी बात चलती रहती है। तो फिर वो कहता है अच्छा लड़की को बुलाइए, लड़की ठीक ठाक तो है ना? कह रहे हाँ लड़की ठीक ठाक ही है। तो वो कह रहे ठीक है उसे बुलाओ। तो रामस्वरूप जो था वो अंदर की तरफ झाँक कर आवाज़ देता है पान की तस्तरी भेजो जल्दी। तो प्रेमा समझ जाती है कि उमा को भेज। उमा पान की तस्तरी लिए अपने हाथ में आती है। रामस्वरूप उसके हाथ से पान की तस्तरी लेते हुए कहता है कि यह है मेरी बेटी। तो उससे वो पान की तस्तरी साइड में लेता है और उसे बैठने के लिए कहता है। तो उन्हें उसकी आंखों पे चश्मा दिखाई देता है, तो उन्हें शक होता है कहीं इसकी आंखें ख़राब तो नहीं है। तब रामस्वरूप कहता है जी नहीं, इसकी आंखों में दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन इसकी आंखों पे चश्मा लगाना होगा। तो गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि कहीं पढ़ाई की वजह से तो नहीं चढ़ा ये चश्मा? रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं कि चाल वाल में कोई खराबी तो नहीं, चेहरे पे छवि, गाना बजाना सब आता ही नहीं आता? तो रामस्वरूप कहता है हाँ भाई, ये सारे जो इसके सितार वजे रखे हैं वो सीखे हैं, बहुत अच्छा गाती है। तो वो उसे गाना भी गा के सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल करके इस तरीके से गाना गा के भी सुनाती है। जब वो गाना गा रहे होते हैं तो गाना गाते गाते उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है। तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसे कॉलेज से निकाला गया था कि आवारागर्दी करता था। तो वो गाते गाते रुक जाती है। तो रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाना क्यों बंद कर दिया? गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं ठीक है, जितना गा दिया उतना ठीक है। तो फिर इसी तरीके से बात आगे बढ़ती है। गोपाल प्रसाद फिर पूछता है तुम पेंटिंग वेंटिंग जानती हो? तो उमा कोई जवाब नहीं देती, वो तब भी चुप रहती है। फिर रामस्वरूप कहता है हाँ इसे बहुत अच्छी आती है, जितने भी हमारी दीवारों पे पेंटिंग लगी है सब इसने ही बनाई है। फिर गोपाल प्रसाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसको सिलाई विलाई आती है? फिर रामस्वरूप कहता है कि ये हमारे घर की सारी सिलाई की जिम्मेदारी तो इसी की है। फिर इसी तरीके से गोपाल प्रसाद फिर क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सारे जवाब वो रामस्वरूप ही देता रहता है, जिसके कारण गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि इसे भी कुछ बोलने दो। तो रामस्वरूप बोलता है हाँ उमा, तुम भी तो कुछ बोलो कि क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आए तो अच्छा है वरना नहीं। रामस्वरूप उमा, इस तरीके से वो उस पर चिल्लाता है। उमा कहती है अब कुछ कह लेने दीजिए बाबूजी, मैं बहुत देर से सुने जा रही हूँ। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भीड़ बकरियाँ हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर उनको काटता है? गोपाल प्रसाद बोलता है बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा कहती है हमारी बेइज्जती इतनी देर से हो रही थी, आप जो इतनी देर से नापतोल कर रहे थे, क्या हमारी बेइज्जती नहीं हो रही थी? अरे जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर,
बाबूजी चलिए। शंकर भी खड़ा हो जाता है, वो अपने पिता से कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद बोलता है लड़कियों के हॉस्टल में, यानी कि तुम कॉलेज भी पढ़ी हो? उमा कहते हैं जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप चिल्लाते हैं उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बोलता है बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, में चलता हूँ। बीए पास? ओह कितना झूठ बोलते हो। उमा खड़े होते जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इसको कहने का मतलब उमा का यहाँ दोनों तरीके से है, क्योंकि जो शंकर था वो शारीरिक रूप से भी उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, उसके लिए भी बोला जा सकता है, और साथ में उसके चरित्र की हीनता को दर्शाने के लिए भी ये बोला गया है, क्योंकि वो चरित्रहीन व्यक्ति था। इसी तरीके से जो उमा फिरने बाद में जब वो चले जाते हैं तो जो रामस्वरूप होता है वो एकदम धम से कुर्सी पर गिर जाता है, उमा रोने लगती है। इस तरीके से जो है ये हमारी पूरी कहानी है वो यहीं ख़त्म होती है। आशा आपको ये पूरी जो कहानी है अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छे समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।